तो दोस्तों किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश की इकोनॉमी की बैकबोन होता है। जितना उस देश का रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट ये सभी चीज़ें बेहतर होती हैं उतनी तेज़ी से उस कंट्री का विकास होता है। एंड ये चीज़ आप अमेरिका एंड चाइना जैसी कंट्री से देख सकते हैं। और वहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रोड एंड रेल ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर माने जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ग्लोबल कॉर्पोरेट या फिर बिजनेस किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन एंड जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है वो कितना बेहतर है और कितना कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि वो चाहता है कि एक शॉर्ट टाइम में उसका जो सामान या फिर उसके जो गुड्स हैं वो देश के किसी एक पार्ट से दूसरे हिस्से में ईजिली ट्रांसपोर्ट की जा सके। और वहीं दोस्तों बात करें इंडिया की, तो बाय नेटवर्क साइज इंडिया में रोड एंड रेल इन दोनों का नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है। और आज की वीडियो में हम इंडियन रेलवे के केस पर डिस्कस करेंगे और रोड का केस हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हमारी जो इंडियन रेलवेज है और करंटली हमारी रेलवेज कहाँ पर स्टैंड करती है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, ताकि आपको आगे ये समझने में दिक्कत ना हो कि हमारी रेलवेज करंटली क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। तो दोस्तों हमारे देश में जो सबसे पहली रेलवे ट्रेन थी वो 1853 में स्टार्ट की गई थी। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे हमारी इंडियन रेलवेज हमारे देश की लाइफलाइन बन गई। और आज ऐसा समय आ गया है कि डेली 2.5 करोड़ पीपल रेलवेज के थ्रू हमारे देश में ट्रैवल करते हैं। और एज ऑफ नाउ हमारी इंडियन रेलवेज का जो रेलवे सिस्टम है वो वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, जहां पर 12.5 लाख से ज़्यादा पीपल काम करते हैं। 68,000 किलोमीटर प्लस का रेलवे नेटवर्क, 13,000 प्लस पैसेंजर ट्रेन्स, 9,000 प्लस फ्रेट ट्रेन्स एंड 7,500 प्लस रेल स्टेशंस, ये सब चीज़ें हमारी रेलवेज़ के अंतर्गत मौजूद हैं। साथ साथ हमारी रेलवेज़ वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट फ्रेट ट्रांसपोर्टर भी है, जहां पर डेली रेलवेज़ के थ्रू 3 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ऑन एन एवरेज हर साल हमारी रेलवेज़ की जो रेवेन्यू रहती है वो $25 बिलियन के आसपास रहती है। कभी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड साथ साथ नॉर्दर्न एरिया में जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको छोड़कर हमारे देश की जो रेल कनेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट हर एक हिस्से में मौजूद है। और वहीं जो रिमेनिंग रीजन्स हैं उनको भी कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि इतना विशाल नेटवर्क होने के बावजूद हमारी रेलवेज ग्रो हो क्यों नहीं पा रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के समय हमारे देश में जो रेलवे का फ्रेट शेयर था वो अराउंड 85% तक का था, जो कि टाइम द टर्म कम होते होते 33% पर पहुंच गया है। और अब इसकी जगह रोड ट्रांसपोर्टेशन ने ले ली है। पर अगर आपको पता हो तो जो रेल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी कॉस्ट रोड के मुकाबले काफ़ी कम मानी जाती है। पर इसके बावजूद भी हमारे देश में जो रेलवे है उसका ट्रांसपोर्टेशन शेयर डिक्लाइन क्यों होता जा रहा है। तो दोस्तों देखिए इसके कई सारे रीज़न हैं। पहला तो मैं आपको बताता हूँ कि मेनली हमारे देश में जो रेलवेज़ की रिवेन्यू जनरेट होती है वो फ्रेट ट्रेन्स के थ्रू होती है। अप्रोक्सीमेटली हमारी रेलवेज़ का जो 80% रिवेन्यू है वो फ्रेट से ही आती है, वहीं 17% पैसेंजर से एंड बाकी जो रिमेनिंग है वो सन्ट्री से आती है। पर होता गया है कि हमारे देश में जो इंडियन रेलवेज है वो रिवेन्यू को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाती है, क्योंकि जो रेलवेज की फ्रेट रिवेन्यू है उसका इस्तेमाल इतने बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है जितने बेहतर ढंग से होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश में रेलवेज का मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है तो मोस्टली उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन पे स्पेंड होना चाहिए। लेकिन काम बिल्कुल इसके उल्टा होता है, क्योंकि हमारे देश में रेलवेज जितना भी फ्रेट रिवेन्यू अर्न करती है उसका जो हिस्सा है वो ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेन की सब्सिडीज़ एंड मेंटेनेंस पर खर्च कर दिया जाता है, जिसके चलते जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है वो ग्रो हो ही नहीं पाती है। क्योंकि ना तो फ्रेट ट्रेन्स के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है और इसके बावजूद हमारी जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं उनको रास्ता देने के लिए जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं उनको कहीं पर भी रास्ते में 2-2, 3-3 दिन तक रोक दिया जाता है, जिसके चलते जो ग्लोबल कॉर्पोरेट है या फिर हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं वो रेलवेज पर विश्वास ही नहीं करते हैं। और यही मेन कारण है कि जो रेलवेज का जो शेयर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है और रोड इसका सब्स्टिट्यूट बनते जा रहे हैं। और इसका असर आप सीधा सीधा ऐसा देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों से हमारी जो रेलवेज की रिवेन्यू है वो अराउंड $25 बिलियन के आसपास ही रहती है, ना तो इंक्रीज हो पा रही है और ना तो डिक्रीज हो पा रही है। और एज ऑफ नाउ हमारी जो रेलवेज है वो सबसे ज़्यादा कोल, सीमेंट इस तरह की चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती हैं, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रेलवेज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना एक चीप सोर्स माना जाता है। अगर ऐसी चीज़ें भी रोड के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएँ तो शायद वो भी रोड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हुआ करती। और वहीं जो सेकंड प्रॉब्लम है वो हमारी रेलवेज़ की मैनेजमेंट एंड प्लानिंग है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी रेलवेज़ का जो मेजर चंक है वो फ्रेट रिवेन्यू से जनरेट होता है। तो फ्रेट रिवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए हमारी जो रेलवेज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती ही नहीं है। तो घूम घुमा कर बात वहीं पर आ जाती है कि रेलवेज़ का जो फ्रेट शेयर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना जरूरी है।
तो अब बात करते हैं कैसे अब हमारी रेलवेज उनका जो पूरा का पूरा रेलवे सिस्टम उसको ट्रांसफॉर्म करेगी एंड साथ साथ हमारे देश के डेवलपमेंट में योगदान देगी। दोस्तों नाउ हमारी जो इंडियन रेलवेज है उनकी प्लानिंग पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि एक तो हमारे देश में फ्रेड शेयर के थ्रू जो रिवेन्यू जनरेट हो रही है अब उसको डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर्स को डेवलप करने पर यूज़ किया जा रहा है, जिससे होगा ये कि बोथ पैसेंजर ट्रेन एंड फ्रेड ट्रेन इनके लिए अलग अलग ट्रैक्स बना दिए जाएंगे, जिसके चलते अल्टरनेटिवली बोथ पैसेंजर्स एंड बिजनेसमैन दोनों खुश होंगे, क्योंकि दोस्तों जो रेलवे ट्रेन होंगी वो अपने आप सही टाइम पर पहुंच पाएंगी। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अब हमारी रेलवेज ने जो फ्रेड बिजनेस है उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि पैसेंजर ट्रेन पर फोकस नहीं किया जा रहा है, पैसेंजर ट्रेन पर भी फोकस हो रहा है, लेकिन अब जो मेन फोकस है वो फ्रेड बिजनेस पर ही है, क्योंकि फ्रेड बिजनेस ही हमारी रेलवेज को सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करके देता है। और इसको मल्टीपल फोर्स इंक्रीज करने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाने हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो 600 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाना है, 400 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट जो कि हमारी रेलवेज को काफ़ी लार्ज अमाउंट में रिवेन्यू जनरेट करके देगा। साथ साथ 6 डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर्स भी प्लान किए गए हैं, जिसके चलते हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कि किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए पहला पिलर मानी जाती है वो 13% से डिक्रीज होकर 7 to 8% के करीब पहुंच जाएगी। और 6 में से जो 2 डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर्स हैं उन पर कंस्ट्रक्शन भी चालू है, जो इसी साल बनकर तैयार भी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो पैसेंजर ट्रेन का नेटवर्क है उसको बेहतर बनाने के लिए भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है, जिसके थ्रू हमारे देश की जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनके बीच में हाई स्पीड ट्रेन को दौड़ाया जाएगा। 2024 तक रेलवे ट्रैक्स का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसके चलते होगा ये कि हमारी रेलवेज का जो CO2 एमिशन है वो कम होगा। इसी साल के अंदर अंदर रेलवेज का जितना भी नेटवर्क है उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सोलर पैनल्स, सोलर प्लांट्स, विंड प्लांट्स, इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करके रेलवेज की जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसको भी कम किया जाएगा। और पैसेंजर्स की टाइम सेविंग के लिए वाईफाई, ऑनलाइन टिकटिंग, इस तरह की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सेफ्टी के लिए CCTV कैमरास, ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम्स, अनमैन लेवल क्रॉसिंग को ख़त्म करना, इस तरह की जो एडिशनल थिंग्स हैं उन पर भी काम हो रहा है, जो कि आने वाले समय में हमारी रेलवेज को एक वर्ल्ड क्लास एंड मॉडर्न लुक देंगी। साथ साथ जो कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, हाइपरलूप, न्यू कोच फैक्ट्रीज, बायो टॉयलेट्स, कोच रिफर्बिशमेंट, ये सब चीज़ें भी पाइपलाइन में है। और उसको ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं या फिर सभी के सभी जो प्लान्स हैं इनका मेन एम यही है कि आने वाले समय में 2030 तक इंडियन रेलवेज को एक फ्यूचर प्रूफ रेलवे सिस्टम बना दिया जाए, ताकि अगले 30 से 40 सालों तक हमारी रेलवेज ईजिली सर्वाइव कर पाए और फिर वहाँ से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। और एक बार जब हमारी रेलवेज सरप्लस अमाउंट में रिवेन्यू जनरेट कर पाएगी तो रेलवेज की जो रिवेन्यू है वो रेलवेज के अलावा हमारे देश के जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी काफ़ी इजीली स्पेंड हो पाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।